नीरज जी, आपका हमारे बातचीत के मंच मतलब स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप भी बहुत व्यस्त रह रही हैं जी। और आपने फिर भी समय निकाल लिया है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोज 3 बजे के आसपास तो आपका प्रोग्राम होता ही होता है। जी जी। तो मैं थोड़ा लोगों को आपके बारे में संक्षेप में बता देता हूं, फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे तो और भी कुछ चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों, हमारे सामने मौजूद है इस समय वनिका पब्लिकेशंस की मालकिन नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी वैसे तो बेसिकली चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, पत्रकारिता इन्होंने किया हुआ है और इस समय चिकित्सा के साथ साथ पुस्तक प्रकाशन के व्यवसाय में संलग्न हैं और सफलतापूर्वक संलग्न हैं। नीरज जी कविताएं लिखती हैं, गीत लिखती हैं, गजल, दोहे, लघुकथा, कहानी, निबंध, व्यंग और मेडिकल से संबंधित आलेख लिखती हैं। मेरे ख्याल से ऐसी कोई विधा बची नहीं जिसमें आपने कलम न चलाई हो। इनका एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ है, आंसू लावनी, और लघुकथा संग्रह है निशब्द नहीं मैं। विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती हैं। 40 से अधिक संकलनों में इनकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। 15 पुस्तकों का इन्होंने स्वयं ने संपादन किया है और आकाशवाणी नजीबाबाद से ये रेगुलर महिला जगत और स्वास्थ्य पर इनकी वार्ता वगैरह नियमित आयोजित होती रहती है। इनको कई सम्मान भी मिले हैं। अब हम नीरज जी से जानना चाहेंगे कि चिकित्सा व्यवसाय में रहने के बावजूद आपने लेखन और प्रकाशन के बारे में आपके दिमाग में कैसे विचार है? लेखन तो मैं जब मैं चिकित्सक नहीं थी तभी से मैं लेखन करती हूँ, बचपन से ही। तब मैं पहले कविताएं लिखती थी, फिर धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि जैसे आप अब चिकित्सा में आ गए तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उसके लास्ट के जो 2 साल थे तब मेरा फिर लेखन स्टार्ट हो गया था चिकित्सा के 4-5वें साल से। तब भी मैं कविताएं लिखती थी। उसके बाद एक बार शादी के बाद में थोड़ा सा ब्रेक आया उसमें, और सन 90 के आसपास के बाद 90-92 से मैंने फिर व्यंग लिखे, काफ़ी छपे भी। यहाँ के आप तो जानते होंगे, यहाँ चिंगारी छपता है, सांध्य दैनिक है और जो और पेपर्स हैं उनमें, और जो देश के भी सभी प्रतिष्ठित पेपरों में, पत्र पत्रिकाओं में काफ़ी व्यंग छपे हैं मेरे। उसके बाद फिर मैंने 2010 के बाद मैं लघु कथा में भी मैंने हाथ आजमाया थोड़ा बहुत, तो लघु कथाएं भी लिखी मैंने। तो चिकित्सा के साथ, चिकित्सा भी संवेदना से ही जुड़ा हुआ काम है और लेखन भी संवेदना से जुड़ा हुआ काम है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर भी हैं और लेखन में भी हैं, तो प्रकृति प्रदत्त होती है ये चीज तो इसलिए और तो मैं क्या कहूँ। बहुत सारे चिकित्सक तो नहीं लेखन में होते हैं, हाँ, लेकिन होते हैं, काफी हैं। हमारे यहाँ पे बिजनौर में बहुत चिकित्सक हैं जो लेखन में भी हैं। अच्छा अच्छा जी। क्योंकि मैं तो खुद ही चिकित्सकों के बीच में ही रहता हूँ और आपको तो शायद पता भी होगा। तो संवेदनशील हैं वो, संवेदना उनकी बहुत उनके अंदर भरपूर होती है। लेकिन ये है कि लेखन कभी उन्होंने किया होगा यंग एज में। मैं देखता हूँ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, तो नाटक भी कर लेते हैं, कविताएं भी लिख लेते हैं, पोस्टर भी बना लेते हैं।
लेकिन धीरे धीरे जो जो व्यवसाय में वो जुड़ जाते हैं तो फिर उनके ये जो प्रतिभा होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। होता है, कई बार होता है। हाँ, क्योंकि मैं जैसे कई बार कोई काम कर रही होती थी, इमरजेंसी कोई केस कर रही हूँ और करते करते कोई रचना, कोई बात मुझे सूझती है तो मैं फटाफट उसको निपटाने के बाद में तुरंत उसको नोट कर लेती थी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि विचार आए हैं और चले भी गए हैं, बहुत सारे विचार नहीं लिख पाए, व्यस्त रहे तो निकल गए। तो ये तो करीब करीब सभी के साथ होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, सारे डॉक्टर लेखक नहीं होते, लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त ही होता है लेखन जो होता है, तो ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, ये जैसे आप आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं और इधर जब से कोरोना मतलब कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा है, आयुर्वेद की चर्चा बहुत हुई है जी। लेकिन ये देखा जाता है कि आयुर्वेद पर बहुत सारे लोगों का विश्वास नहीं होता है जी। और क्योंकि एक ट्रेंड है कि जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं वो तुरंत फायदा कर देती हैं, बाकी जो पैथी की दवाइयाँ होती हैं वो जड़ पे जाके काम करती हैं या बीमारी के मूल पे जाके काम करती हैं। तो आज की फास्ट लाइफ में एक तो लोग इतना धैर्य उनके पास नहीं होता है जी। और क्योंकि एक मेंटालिटी है हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में कि आदमी डॉक्टर के पास तभी जाता है जब इमरजेंसी है जी। छोटी मोटी बीमारी अगर उसको है, मान लीजिए सपोज करो कॉन्स्टिपेशन ही हो गया या सिर में दर्द हो रहा है, तो वो उसको सोचता है कि ये ऐसे हमने खाया होगा, ऐसे किया होगा, रात भर जगे होंगे तो सिर में दर्द हो गया होगा। लेकिन जब यही बीमारी का रूप ले लेती है तो वो डॉक्टर के पास भागता है और डॉक्टर के पास जब भागता है तो उसे इमरजेंसी की जरूरत होती है। जी। तो ये बताइए कि आप एज ए डॉक्टर जी आज आयुर्वेद के सामने क्या चुनौतियां दें? आयुर्वेद के सामने तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। आयुर्वेद को तो जिस तरह से हमारा जो ये इतना विस्तृत, इतना विशाल जो शास्त्र है, मैं आपको इसका यदि मूल बताऊं तो जैसे आप एलोपैथी में हम कहते हैं कि एलोपैथी जो चिकित्सा है वो बीमारी को दबाने वाली चिकित्सा, और जो होम्योपैथी चिकित्सा है वो उस बेस पे आधारित है कि विष को विष मारता है। कोई भी बीमारी है तो उसी के ही लक्षणों वाली दवाई उसको दी जाएगी। तो हमारे यहाँ जो है वो इसको हम हेतु विपरीतार्थकारी, हेत्वर्थकारी बोलते हैं और दोनों का समावेश भी एक साथ करते हैं। तो आयुर्वेद में ये सारी पैथियां समाविष्ट हैं, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना रही है कि जितने साधन मुहैया कराए जाते हैं, जितना बजट एलोपैथी के लिए होता है शोध करने के लिए, उतना आयुर्वेद के लिए कभी नहीं होता। आयुर्वेद के प्रति किसी भी सरकार ने गंभीरता पूर्वक कभी कोई काम नहीं किया, ना करने दिया। आयुर्वेद में हम जब पढ़ते हैं तो हमें आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है। मैं बल्कि कहती हूँ एलोपैथी से भी ज्यादा मेहनत पड़ती है इसमें, क्योंकि हम आयुर्वेद के विषय सेम है, जो एलोपैथी के विषय है वही आयुर्वेद के विषय है। तो हमें साथ साथ एलोपैथी की कंपैरेटिव नॉलेज भी लेनी पड़ती है कि ये फला बीमारी है तो आयुर्वेद में हमारे ये बीमारी है तो एलोपैथी में ये कौन सी बीमारी कहलाएगी, और आयुर्वेद में ये चिकित्सा है तो एलोपैथी में क्या चिकित्सा है। दोनों साइड बाय साइड पढ़ना पड़ता है, तो नॉलेज दोनों होती है। लेकिन वही है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, क्योंकि हमारा अपना है, हमारा योग है, वो योगा होके आ गया तो सबने अपना लिया। हमारा आयुर्वेद जब आयुर्वेदा होके आ जाएगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना रही है। और हमारे यहाँ के लोग जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके पास जाने की अपेक्षा वो जो ये सन्यासी बाबा, जो जिनको हम आयुर्वेद का भी क्वैक्स कह सकते हैं, जो वैसी कुछ भी जड़ी बूटी की 2-4 की नॉलेज होती है और वो दवाइयाँ बांटने लगते, तो उनके पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है आयुर्वेद के पास नहीं जाते लोग, बहुत जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद का नंबर तब आता है जब वो सब तरह से हार चुके हैं, जब बीमारी भी वो बढ़ा लेते हैं, जब उनकी जेब भी खाली हो जाती है, जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, कोई रास्ता नहीं बचता है, तो उनको याद आता है कि अब एक आयुर्वेद को भी आजमा लिया जाए, तब वो आयुर्वेद के पास आते हैं।
तो आयुर्वेद के पास उनको ठीक करने के लिए कई बार तो असाध्य हो जाता है, कष्ट साध्य हो जाता है रोग, कि उनके पास रास्ता ही नहीं बचता है कि वो उसको पूरी तरह ठीक कर पाए, क्योंकि आयुर्वेद तो सब जानते हैं कि ये जड़ से बीमारी मिटाने वाली पैथी है। केवल बीमारी को दबाएगी नहीं, ये जड़ से मिटाएगी, और साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते, होते हैं, बहुत कम होते हैं। और ये भी एक लोगों के मन में धारणा है कि आयुर्वेद इमरजेंसी में काम नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में रसायन इतनी तेज तेज दवाइयां हैं कि आप सुई की नोक पे रख के दवाई की मात्रा मरीज को देंगे, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कोई जब प्रोत्साहन नहीं मिलता पैथी को शोध करने के रास्ते नहीं मिलते, उनको मौका नहीं मिलता, तो धीरे धीरे हमारी जो ये अपना जो हमारा विस्तृत ज्ञान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों को भी इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, डॉक्टर्स को इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि खाली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करके डिग्री लेके और प्रैक्टिस करते हैं बैठ के, तो वो अपना घर भी नहीं चला पाते, तो वो एलोपैथी की तरफ मुड़ जाते हैं, साथ साथ एलोपैथी भी करते हैं, फिर एलोपैथी में घुस जाते हैं। बहुत आरोप लगते हैं इस तरह के कि आयुर्वेदिक करके आप एलोपैथी की दवाइयां क्यों दे रहे हैं। जो हमारे देश में झोला छाप है, जिनके पास एक भी डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उनको अलाउ है, वो सब कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं जाके छापा डालता या कुछ करता। और आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर जो पढ़ा लिखा है, जो सब कुछ कर रहा है, उसके ऊपर दुनिया भर की पाबंदियां हैं, ऐसे नीति नियम गलत सरकार के बने हुए हैं। एक एएनएम, एक जो अनपढ़ दाई है जिसे सरकार ने नियुक्त कर दिया है, वो डिलीवरी करा सकती है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर कराएगी तो उसके ऊपर दुनिया भर के पाबंदियां हैं। तो ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसलिए आयुर्वेद को आगे बढ़ने का मौका ही हमारी ही सरकार नहीं देती। अब ये सरकार सुना है, करती है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं करा है। आगे क्या करेंगे ये पता नहीं है। अभी तक तो बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं इसमें। बच्चे अब आयुर्वेदिक लाइन में जाना भी नहीं चाहते, तो सोचते हैं जाएं, जो जाना चाहते हैं वो ऐसे ही हैं जिनके माँ बाप पहले से जिनके हॉस्पिटल बने हैं हुए हैं और वो उसी में ही बैठ के प्रैक्टिस करना चाहें। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करना चाहते लोग, बहुत कम करना चाहते। हमने देखा हमारे यहाँ तो कई पीढ़ी से ये काम चला आ रहा है। हमारे यहाँ हमारे ससुर, हमारे दादा ससुर सब जो दवाइयां अपने पेशेंट्स को देते थे वो भी खुद प्रिपेयर करते थे। इवन आसव, अरिष्ट, तेल, भस्में जितनी भी होती थी सारी हमारे यहाँ खुद बनाई जाती, घर पे खुद बनती थी। लेकिन अभी फार्मा के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां हो गई हैं। तो भले ही सरकार अच्छा करने के लिए कर रही है, लेकिन उससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। मेरा एक सवाल है, तो खुद ही खड़ा कर दिया सवाल, आपने खुद ही बता दिया उसके बारे में। मैंने देखा क्योंकि एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरे नाना जी थे, वो आयुर्वेदाचार्य थे और काफी नाम था। एक जमाने में वो ऑल ओवर इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे, फिर बाद में उनको मतलब एशिया में उनको काफी कार्यकारिणी में उनको रखा गया और उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन मैं ये देखता था कि वो दवाइयाँ खुद बनाते थे, यहाँ तक कि वो च्यवनप्राश भी खुद ही बनाते थे घर पर। और खरल और वो क्या होता है जिससे कूटा जाता है दवाइयों को, जी, हमाम दस्ता, खरल, चक्की जी, हम लोगों को भी काम पे लगा देते थे कि ये इतना कूट के रखो, है ना। और तो इसके बाद से जो ये फार्मा कंपनियां और तरह तरह की फार्मा कंपनियां हैं, और जैसे कुछ मैंने बताया, जिक्र किया कि बचपन में मेरा चूंकि अनुभव आयुर्वेद से रहा है और सबका रहा है और मुझे थोड़ा सा विश्वास भी था आयुर्वेद पर, तो मैंने देखा कि अगर अलग अलग फार्मा कंपनियों की दवाइयां अगर ली जाए तो उनका असर भी अलग अलग होता है। तो इसका मतलब है कि फार्मा कंपनियां शुद्ध दवाइयां शायद नहीं बनाती, मुझे ऐसा मतलब लगता सा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आयुर्वेद की जो दवाइयां होती हैं उनका अपना समय होता है। अब जैसे चूर्ण, एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, जो चूर्ण होते हैं वो उनकी एक्सपायरी 2 महीने की होती है बनने के बाद। तो एक तो पहली बात तो हो सकता है कि उनको उतनी शुद्ध ड्रग नहीं मिली हो, जो जड़ी बूटी है वो उतनी अच्छी क्वालिटी की ना मिली हो, ये भी हो सकता है। उस अच्छी क्वालिटी की ड्रग ना मिलने के कारण जो दवाई बनेंगी तो वो निश्चित रूप से कम असर करेंगी। उसके अतिरिक्त जैसे चूर्ण है, 2 महीने एक्सपायरी है, कंपनी में बनेगी, बनने के बाद वो मार्केट में आएगी, आने में समय लगेगा, फिर पेशेंट तक पहुंचने में समय लगेगा। मान लीजिए वो ज्यादा लंबा समय हो गया तो वो कम असरकारी होगी।
फिर बनाने के तरीके भी अपने अपने हैं, कहाँ पे गड़बड़ियां कहाँ नहीं होती, हर जगह होती हैं। तो वही इसमें भी है, फार्मा कंपनियों में भी है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जैसे जो परंपरागत आयुर्वेदिक जो योग होते हैं, वो लोग खाना नहीं पसंद करते। जैसे आयुर्वेद में बहुत प्रभावशाली चीजें बनती हैं कि आपने कुछ दो चार माशा रत्ती कोई चीज मिलाई, फिर कुछ चीज मिलाई, फिर भस्म मिलाई, इस तरह से योग बना के देते हैं। तो वो एक तरह से फंकी हो जाती है खाने, तो नहीं खाना चाहते लोग। उनको आजकल जैसे एलोपैथी की दवाइयां होती हैं, गोली हो गई, सिरप हो गए, इस टाइप की चीजें चाहिए होती। नहीं तो आयुर्वेद के क्वाथ होते हैं कि आपने उसको पकने चढ़ाया और चौथाई रह गया, उसके बाद आपने पिया। आजकल ले रहे हैं लोग, बहुत लोग क्वाथ ले रहे हैं इस तरह से, इससे कोरोना से बचने के लिए अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह मिला के इस तरह की ले रहे हैं। तो इस तरह की दवाइयां होती हैं। तो पहली बात तो धैर्य नहीं है। फिर फसी होते हैं, उनको स्वाद चाहिए चीजों में, दवाइयों में भी स्वाद चाहिए। गोली है, फटाक से गटक ली, बात काम खत्म हो गया। तो इस तरह की चीजें आयुर्वेद में कम है। लेकिन आजकल जो नई कंपनियां हैं, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगी, लेकिन जो नई कंपनियां हैं या पुरानी भी हैं, जो रिसर्च भी कर रही हैं और दवाइयों को आधुनिक तरीके से बना भी रही हैं वो, तो वो गोलियां, सिरप, इस तरह की चीजें ला रही हैं मार्केट में, कैप्सूल्स वगैरह में उनका सत्व बना के ला रही हैं वो। तो वो लेते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है नहीं लेते। लेकिन वही है ना कि धैर्य नहीं है। आप चीज को बिगाड़ के जब आ रहे हैं डॉक्टर के पास, तो आपको समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप उल्टा सीधा खा के आए हैं, आपको पता है दूसरी एलोपैथिक दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब वो जो आप साइड इफेक्ट लेके आए हैं, पहले तो उनको भी ठीक करना पड़ेगा, उन दवाइयों का असर कम करना पड़ेगा, तब जाके ये दवाई असर करना शुरू करेगी। तो इसके लिए धैर्य चाहिए होता है, फिर डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए। वो सोचते हैं जैसे एलोपैथी वाले ने एक पैरासीटामोल दी और उतर गया 2-3 घंटे में बुखार, ऐसे ही यहाँ भी उतर जाए। ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसी दवाइयां, ऐसी बहुत दवाइयां हैं जो एकदम बुखार भी उतारती है। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। फिर डॉक्टर्स में भी कई बार होता है, कोई डायग्नोसिस सही होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो दवाइयों में, डॉक्टर में, हमारे यहाँ तो हर चीज के लक्षण दिए हुए हैं। औषधियों के अलग गुण हैं, वैद्य के अलग गुण हैं, इवन रोग के भी गुण है, जो रोगी है उसके भी गुण है, सबके गुण दिए हुए हैं। वो गुण सब पे लागू होने चाहिए। तो उन चीजों की बहुत कमी है। यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जी, एक तो जड़ी बूटियों को जो नेचुरल तरीके से पहाड़ों में, जंगलों में ये जो पहले हुआ करते थे, और अभी भी जो पंसारी लाते हैं, पंसारियों के यहाँ मिल जाती हैं बहुत सारी चीजें, वहां तक तो चलिए मान लीजिए बात समझ में आती है। लेकिन ये जब से जड़ी बूटियों की खेती होने लगी, मतलब लोग खेती मतलब फार्मा कंपनियां करवाती हैं, तो खेती में तो केमिकल्स भी यूज होते होंगे, उनमें पेस्टिसाइड भी यूज होते होंगे, तो जड़ी बूटी का जो मेन सत्व है वो तो खत्म हो जाता होगा। नहीं, आमतौर से जो स्पेशली करवाती हैं फार्मा कंपनीज, तो वो इस चीज का ध्यान रखती हैं, क्योंकि उनको वो करवाती इसीलिए है कि उनको जड़ी बूटी की गुणवत्ता चाहिए, और अगर वो इस तरह से करेंगे तो गुणवत्ता नहीं रहेगी ना फिर। तो इसलिए वो लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो हाँ आम किसान वगैरह बोते हैं वो शायद कर सकते हो, ऑर्गेनिक तरीके से कराते हैं। हाँ, वो ऑर्गेनिक तरीके से कराती हैं। कई ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी जमीनें ले रखी हैं, वो अपने आप अपनी ड्रग्स पैदा करते हैं, या जहां भी जो चीज उगती है वहां जमीनें ले रखी हैं उन्होंने, तो वही चीज का ध्यान है। अभी एक और बात है जो आपने भी हल्का सा जिक्र इसका किया, और इधर हम लोग देख भी रहे हैं, ये जो बाबा लोग दवाइयां बना रहे हैं और बाबा लोग जो दवाइयां दे रहे हैं, इनके पास बीमारी का तो कोई नॉलेज होता नहीं, इनके पास ना एनाटॉमी, ना फिजियोलॉजी, ना बायोकेमिस्ट्री, किसी चीज का तो नॉलेज है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि आयुर्वेद में वो वायु, कफ, पित्त, 3 चीजों का बहुत मतलब अगर उसमें मास्टरी नहीं किसी वैद्य ने किया हुआ है तो फिर सिम्टम बेस्ड दवाइयां देगा तो उससे कुछ ज्यादा होने वाला है ना। तो अभी जैसे ये बड़ी चर्चा का विषय अचानक ही खड़ा हो गया कि बाबा ने कोरोना की दवा बना दी, नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये है कि लोग समझ जाएंगे कि, लेकिन उन्होंने दावा भी कर दिया कि हमने कोरोना की दवा बना लिया और उनकी दवा मार्केट में आ भी गई, जबकि छानबीन में पता चला कि उसकी कोई प्रोसेस उन्होंने फॉलो ही नहीं की थी।
नॉर्म्स होते हैं, तो आप मतलब ये भी तो एक फैक्टर आपको लगता होगा कि ये सब भी आयुर्वेद के प्रति लोगों के मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। आयुर्वेद का तो जो मूल है, बेसिक है, वो वात पित्त कफ ही है। आप कहीं एक कोई दवाई है वो आप हर पेशेंट को नहीं दे सकते। जैसे आपको किसी को बुखार आया है, एलोपैथी में उठा के पैरासीटामोल सबको दे देंगे, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। उसमें आपको पेशेंट की प्रकृति देखनी पड़ती है कि उसकी क्या प्रकृति है, वात कफ पित्त है या वात कफ है, वात पित्त है या पित्त कफ है या पित्त वात है। उस टाइप से जो भी डिमार्केशन बने हुए हैं, जिस तरह से बांटा हुआ है प्रकृति को, वो देखना पड़ता है। क्योंकि जिसकी प्रकृति कफ प्रकृति है, उसे जो दवाई सूट करेगी वो पित्त वाले को नहीं सूट करेगी, पित्त वाले को जो सूट करेगी वो शायद उसे सूट नहीं करेगी। तो वात पित्त कफ भी देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, किस काल में ये बीमारी हुई है, किस वातावरण में आप रहते हैं वो भी देखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं आयुर्वेद। इसलिए जैसे ये बाबा लोग या जो भी हैं, वो एक किसी स्टेज पे बैठ के और एक नुस्खा बता देते हैं कि सब जने ये ले लो, ये बहुत फायदा करेगा। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी को नुकसान भी कर सकता है। अब आजकल ही आप देख लीजिए कि जैसे सब अदरक का, तुलसी का सबका काढ़ा बना के पी रहे हैं लोग, तो कोई पित्त प्रकृति व्यक्ति अगर वो लगातार पीता है तो उसको वो नुकसान हो सकता है, उसका पित्त बढ़ जाएगा, उसको फोड़े फुंसी भी निकल सकते हैं, उसकी एसिडिटी बढ़ सकती है। तो अपनी प्रकृति देख के, ऐसा नहीं किसी ने बताया और आपने आंख मूंदी और जो बताया आपने ऊपर आपने लेना शुरू कर दिया, प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये नहीं करना चाहिए आयुर्वेद में कभी भी। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि बाबाओं वगैरह का, तो उनको क्या है कि परंपरागत कोई योग पता होते हैं दो चार कि ये फलानी चीज में ये जड़ी बूटी काम करती है, कोई उनके गुरु ने बता दिया या किसी सिद्ध ने बता दिया और वो उसके आधार पर चल पड़े। लेकिन एक चीज और है कि जैसे दूसरी पैथियों के डॉक्टर्स के ऊपर इतनी सारी लगाम लगती है, तो आयुर्वेद के क्वैक्स पे क्यों नहीं लगती? ये भी लगनी चाहिए ना। ये सब आयुर्वेद के क्वैक्स हैं जिन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की। हम पढ़ते थे, हम डिसेक्शन भी करते थे, हम पूरी एलोपैथी वाली ही पूरी पैथोलॉजी भी करते थे, एक्सरे वगैरह सब कुछ हमने किया, सब कुछ पढ़ा और सब कुछ प्रैक्टिकली किया है। तो हम लोगों को नॉलेज है उस चीज की, शरीर का एटलीस्ट ज्ञान तो होना चाहिए ना, जो कोई भी ट्रीटमेंट दे रहा है। लेकिन उन लोगों को ज्ञान होता नहीं है। अब वो मैं नहीं जानती कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन्हें कोई रोकता नहीं है। और लोगों को भी भरोसा उन पे ज्यादा होता है, लोग उनके पास ज्यादा जाते हैं ट्रीटमेंट बनिस्बत एक आयुर्वेदिक पढ़े लिखे डॉक्टर की बजाय। अब उस प्रवृत्ति का क्या किया जाए, उसका तो कोई उपाय नहीं है। उसके लिए तो डॉक्टर को ही अपने आप को साबित करना पड़ेगा। विज्ञापन चलता है ना, विज्ञापन के झांसे में तो लोग आ जाते हैं, जैसे बाल काले करने के हैं और मोटापा कम करने के, जो प्रचार आएगा। ये जागरूकता कुछ लोगों में आनी चाहिए ना कि उनको इस तरह से नहीं करना। पढ़े लिखे लोग भी उसके पीछे भागते हैं इस तरह से, ऐसा नहीं करना चाहिए, नुकसान भी कर सकता है। एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, जैसे काढ़ा की बात आपने की, बहुत ये बात मेरी समझ में अब आई है कि पिछले दिनों हमारी श्रीमती जी ने काढ़ा बना के पिलाना शुरू किया। उनको तो फायदा कर गया, उनको तो जुकाम खान जो हुआ था वो ठीक हो गया। मैं जब पीता था तो मुझे गैस बन जाती थी। तो मैंने कहा कि तुम भी जो है ना, कहीं से तुम भी कहीं से किसी क्वैक के सलाह लेकर तुमने मुझे दे दिया है, ये जो काढ़ा मुझे सूट नहीं कर रहा है जी। तो आपने सही बताया कि भाई मेरी प्रवृत्ति जिस तरह की है, वात की है कि कफ की है कि किस चीज की है, आप उसमें काम वो करेगा नहीं करेगा, तो ये एक बड़ा विषय है और इसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत है। वैक्स तो बर्बाद ही करेंगे चीजें। एलोपैथी में तो क्वैक्स चल जाते हैं, क्योंकि एलोपैथी की दवा तो दुकानदार भी दे देता है, एलोपैथी की हमारे यहाँ का तो वार्ड बॉय भी दवा दे देता है कि? चलिए, इस पर बात काफी अच्छी हो गई। अब हम आते हैं थोड़ा प्रकाशन जगत के बारे में। प्रकाशन के क्षेत्र में क्या चुनौतियां आप महसूस कर रही हैं आज की तारीख? किताबें लोग पढ़ रहे हैं, किताबें मतलब आपको कोरोना से काल में समझना चाह रहे हैं या वैसे ही? जनरल समझ। जी जी जी, जनरल।
देखा जाए तो चुनौतियां तो प्रकाशित करने में इतनी चुनौती नहीं होती, प्रकाशित करने में इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल सब काम ऑनलाइन हो जाता है। आप ऑनलाइन ही जिनकी लेखकों की आप पांडुलिपि मंगा सकते हैं, ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, वो अच्छी बात है कि आजकल थोड़ा टाइपिंग वगैरह का काम कम हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ड फाइल बन के आ जाती है। क्योंकि टाइपिंग में और कंपोजिंग में इसमें बहुत खर्च होता है, और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको टाइपिंग करने वाले, कंपोजिंग करने वाले मिलते ही नहीं। अब कोई प्रकाशक खुद तो बैठ के करेगा नहीं। अब हम हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ भी ऐसा एक ही व्यक्ति है जो इस काम को करता है, तो उसी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। फिर दूसरी चीज हुई, किताब बन जाती है, आप प्रिंटर प्रेस में भेज देते हैं, छप जाती है, वहां से बाइंडर उठा लेता है, वो बाइंडिंग कर देता है, वहां तक भी ठीक है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन में और मार्केट में बिक्री में आती है। अब हमने देखा है, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ स्टॉकिस्ट होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सभी की किताबें बेचते हैं, आप उनको किताबें दे सकते हैं। आप ऑनलाइन मार्केटिंग अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप कर सकते हैं। तो ये चीज है। इसके अलावा एक चीज और है कि आप जनरेट नहीं कर सकते पाठक। पाठक लेखक को अपने आप जनरेट करने, उसका लिखा लोग पढ़ते हैं, तब उससे अट्रैक्ट होते हैं। केवल एक प्रकाशक के कह देने से कोई पाठक किताब नहीं खरीद ले। प्रकाशक उसका केवल विज्ञापन ही तो कर सकता है ना। अब प्रकाशक के पास 500 किताबें हैं, तो वो 500 किताबों का विज्ञापन कैसे करेगा एक साथ? वो क्या करेगा? अपनी वेबसाइट पे डाल देगा, वो अमेजोन पे डाल देगा, आप जाइए उस पे जाके सर्च करिए, तभी तो आप करेंगे ना। तो पाठक ये सोचते हैं, लेखक ये सोचते हैं कि पाठक उनको वो भी प्रकाशक ही तैयार करके देगा, तो ऐसा नहीं होता है। प्रकाशक पाठक इतना नहीं तैयार कर सकता है, वो लेखक को खुद करने होते हैं। लेखक की जहाँ बिल्कुल क्या करते हैं लोग की लिखते हैं, अपनी ही डायरियों में लिखते हैं और उठा के सीधा प्रकाशक को दे देते हैं, किसी ने पढ़ा नहीं होता उनका सामान। जबकि उनको लिखने के बाद पहले विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में देना चाहिए, उसमें लोग पढ़ें, लोग उनको जाने, उसके बाद में उनको चीजें अपनी प्रकाशित करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना बड़ी समस्या है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी मन है, उनका मन होता है, वो ज्यादातर उपन्यास, कहानी, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, या शोध की जो किताबें होती हैं उन पे फोकस करते हैं। हम उनको जाके देते हैं, वो आमतौर से जो ढेर होता है उसमें से कविता की किताबें निकाल के एक तरफ रख देते हैं। अब हम अगर ये कहने लगे कि कविताओं की किताबें नहीं बिकती, तो उसका ये बेस ऐसा नहीं है, बहुत सौ की बिकती हैं, क्योंकि उनके पाठक हैं। इसलिए पाठक तैयार करना बहुत जरूरी। बाकी मुझे उसके अलावा जो हम लाइब्रेरीज वगैरह का है, ये भी एक चुनौती है, क्योंकि अगर एक हमने साल में अगर बहुत सारी किताबें छापी हैं, लेकिन जब लाइब्रेरीज के जो निकलते हैं ऐड, विज्ञापन, उनमें भी एक हमारे पास सामने लिमिटेशन होती है कि हम अपनी अमुक उतनी ही किताबें, या जो 2-3 साल होते हैं उन्हीं सन की ही किताबें हम उनको दे सकते हैं, आगे जमा कर सकते हैं चयन के लिए। जरूरी नहीं है हजारों प्रकाशक हैं, जरूरी नहीं है आपकी किताबें उसमें चयनित हो, और मान लो हो भी गई चयन, तो हो सकता है एक आध किताब हो जाए। तो ये भी एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन की और पाठकों की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। और फिर प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें, तो आजकल डिजिटल मीडिया भी एक उसके लिए प्रतिद्वंदी की तरह खड़ा है। ऐसा नहीं है कि प्रिंट का जमाना जाएगा, प्रिंट का जमाना जाएगा नहीं, क्योंकि जो चीज प्रिंट में आ जाती है वो चिरंतन हो जाती है। आज डिजिटल मीडिया है, कल को खत्म हो जाए, मान लीजिए फेसबुक पे है, हमने डाल लिया, हमारा अकाउंट बन गया, हमारी चीजें सेव है, कल के दिन को फेसबुक बंद हो जाए तो कहाँ जाएगा? या जिसने डिजिटल की का अपना खोल रखा है पोर्टल, मान लीजिए कल वो बंद कर दे पोर्टल, तो कहाँ जाएगा? और जो छपी हुई किताब है वो हमेशा रहेगी, वो चिरंतन रहेगी, किसी ना किसी कोने में, आपके घर में, कहीं लाइब्रेरी में, किसी पाठक के पास। आप ये देखिए, कब की पांडुलिपियां होती थी जो ताम्र उस पे पत्रों पे भी लिखी जाती थी, या उन पे भोजपत्रों पे लिखी जाती थी, वो भी तो मिल गई ना कहीं से, कुछ मिली, कुछ नष्ट हो गई, लेकिन हाथ आ गई, हासिल तो हुई। तो छपी हुई चीज हमेशा चिरंतन रहती है। इसलिए मेरा कहना हमेशा रहता है कि डिजिटल में जाइए, लेकिन प्रिंट भी जरूर अपने मैटर को करवाना चाहिए, तो वो रहता है आपके पास।
पास। तो बहुत सारी इस तरह की छोटी मोटी प्रतिस्पर्धाएं हैं। बाकी मैं ये नहीं मानती कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। बाकी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, जीएसटी वगैरह के हर जगह रेट, आपके बुक्स के ऊपर जीएसटी नहीं है लेकिन बुक्स तैयार कराने में हर जगह जीएसटी है। आप कहीं 18% दे रहे हैं, कहीं आप 12% दे रहे हैं। आप कागज खरीद रहे हैं, आप प्रिंटर की सेवाएं ले रहे हैं, आप बाइंडर की सेवाएं ले रहे हैं, इवन आप जहाँ से सामान मंगा रहे हैं वो ट्रक वाला भी जीएसटी ले रहा है आपसे। तो वहां आपको बहुत सारा अलग अलग जगहों पे करना पड़ता है, तो चीजें महंगी होती चली जाती है। लेखक को लगता है कि बहुत आसान काम है, प्रकाशक को कुछ नहीं करना चाहिए, प्रकाशक को पैसा भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रकाशक भी उसी चीज पे तो पैसा, कोई भी दुकानदार है, कोई माल खरीद के लाएगा तो अगर वो कोई वस्तु ये सोच के लाता है कि इसकी मैं 100 चीजें खरीद लाऊं तो मेरे ग्राहक ले जाएंगे 100 लेकिन वो किसी चीज की 5 ही चीज खरीद के लाता है, उसको ये शंका होती है पता नहीं ये आगे बिकेगी कि नहीं मार्केट। तो लेखक को भी गुणवत्ता पे, अपने लेखन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी लिख के सोचता है कि मैंने लिख दिया प्रकाशक छाप के और वो बेच नहीं रहा है या वो झूठ बोल रहा है, मेरी बिक रही है और वो झूठ बोल रहा है, तो ये भी इस तरह की गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए। अपने लेखन पे अगर गुणवत्ता है, पाठक पसंद करता है तो सब चीजें चलती हैं, और नहीं पसंद करता तो नहीं चलती। तो प्रकाशक भी ये सोच के ही चीजों पे हाथ डालता है कि उसको ये काम करना है या नहीं करना है। तो क्योंकि हर एक को, कोई भी बैठा है तो वो अपना भी तो पेट पालेगा ना, तो उसको अपने लिए भी तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि छाप छाप के अपने घर में गोदाम बनाएगा, ये तो करेगा नहीं वो भी। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है, ये गोदाम भी समस्या है, चुनौती ये भी है एक प्रकाशक के लिए। तो ये साहित्य की किताबों के लिए ये चुनौती आपने बताई है जी। लेकिन ये देखने में आया है कि इतर साहित्य जो मतलब किताबें हैं जिसको हम लोग लुगदी साहित्य बोलते हैं जी, और उनकी तो 50-50 हजार प्रतियां बिक जाती हैं। मनपसंद है ना, पाठकों की पसंद की बात है। ये कोई प्रकाशक नहीं उनको घर घर बांटने जाता, वो पसंद होती है। अभी आप देखिए कि कितने कैसे तरह के ये ऑनलाइन आजकल ये टिकटॉक और क्या क्या बन रहे हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज होती है, गालियां वालियां होती हैं उसके अंदर, पसंद करते हैं लोग। अब आप पसंद को क्या कर सकते हो, पिक्चरें बनती हैं, गलत संदेश देने वाली भी बनती है, गलत तरह के सीन्स भी होते हैं जो हम लोगों को जैसों को पसंद नहीं आते, लेकिन लोगों को आते हैं पसंद। अभी आएगी मार्केट में, तुरंत हाउसफुल हो जाएगा, बिकेंगे। तो वो चीजें बिल्कुल वो एक टेस्ट वाली बात, रुचि वाली बात, उसमें कोई साहित्य से या किसी चीज से लेना देना। और वैसे भी साहित्य समझने वाले सारे नहीं होते आम चीजों को पसंद करने वाले ज्यादा लोग होते हैं। हाँ, तो ये साहित्यकारों के सामने, साहित्य लिखने वाले के सामने भी समस्या है और साहित्य के प्रकाशक के सामने भी समस्या है जी। और प्रकाशक अपनी समस्या से जूझ रहा होता है, लेखक ये सोचता है कि यार मेरी किताब बिक रही है और अब मुझे रॉयल्टी के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब ये जनरली जो बातें होती हैं मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, नहीं होती है, बहुत से लोग करते भी होंगे, करते भी हैं ऐसा लोग। ट्रांसपेरेंसी, मेरा कहना है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेखक की 2 बिकती हैं तो आप 2 भी बताइए उसको कि भाई आपकी 2 किताबें बिकी, और आपकी 100 बिकती हैं तो 100 भी बताइए उसको। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो हम सब चीजें ऑन रिकॉर्ड रखते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग करते हैं, फिर वो कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो जो लोग नहीं करते हैं फिर वो सारे ही प्रकाशक एक ही उसमें गिने जाते हैं। क्या विदेशों में जो बेस्ट सेलर होते हैं, जैसे उनमें कई लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कई लोगों को बुकर पुरस्कार भी मिला है। तो वहां पर पाठकों का की चेतना कुछ ज्यादा विकसित है हिंदुस्तान से, वो साहित्य को ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती। बाकी पुरस्कारों में तो बहुत राजनीति होती है, सभी जानते हैं, इसलिए इन चीजों पे तो बहुत नहीं कह सकते। जो बड़े बड़े प्रकाशक हैं उनकी बात अलग है, बेस्ट सेलर हो जाते हैं उसी, हाँ, नहीं, इसके पीछे भी बहुत राजनीति होती है, बहुत राजनीति होती है। अब आप सारी चीजें मुझसे यहाँ मत कहलवाइए बहुत राजनीति होती है। अच्छा जी, मतलब फिल्म हिट कराने की जैसे राजनीति होती है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह राजनीति है। कहानी, गंदगी भी हर जगह है, राजनीति भी हर जगह। आप उसको कैसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं, बस उसके ऊपर। वैसे भी राजनीति वैसे भी गंदी है, तो वो दोनों एक ही चीज हो गई आजकल जी जी जी, हर क्षेत्र में है।
ये बताइए कि जैसे पाठक तो इधर उधर बिखरे हुए हैं, प्रकाशकों का अपने अधिकार के लिए, अपने समस्याओं के समाधान के लिए, और चूंकि साहित्य की सेवा कर रहे हैं प्रकाशक काफी हद तक, तो आप लोगों का कोई फोरम है जो सरकार से बात करता है इस सिलसिले में कि भाई कम से कम हमें कागज सस्ता दो? बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई है। अब जैसे हमारा प्रकाशन दिल्ली का है, तो दिल्ली में पब्लिशर्स एंड सेलर्स एसोसिएशन है, तो उसके हम लोग मेंबर होते हैं। तो कोई भी चीज बात होती है, कुछ नया निकल के आता है, कोई नियम बनते हैं या जीओसी रेट्स वगैरह जो होते हैं हर महीने के, ये सब चीजें वो लोग हमको मेल करके बताते हैं। तो है, वो लोग करते हैं, उनके प्रतिनिधि जाते हैं, बात करते हैं, इश्यूज उठाते हैं अपने। नहीं, जैसे आपने कहा कि जीएसटी हर स्तर पे आपको देना पड़ता है जी, ये तो टोटल जीएसटी तो बहुत ज्यादा हो जाता होगा। बिल्कुल 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 होता है। सरकार से तो ये बात होनी चाहिए, और सरकार को ये समझना भी चाहिए कि जीएसटी वो एक साथ लगा लेगी एक मुश्त, भाई हम किताब आपने छापी, आपकी जो इतनी लागत है इस पर आप 12%, 10%, 8% जो भी आपको लगाना वो एक बार लगा। ये क्या कि वालों को भी दिया है, फिर प्रिंट उनको कागज वालों को दिया। एक समस्या उसमें ये आती है कि कोई प्रकाशक जिसके पास खुद की प्रिंटिंग प्रेस है वो तो ये काम कर सकता है, या कोई प्रकाशक एक ही जगह से सारे काम करवा रहा है तब कर सकता है। लेकिन आप अगर अलग अलग तरह जगह से काम करवाते हैं कि आपने पेपर कहीं से खरीदा है, प्रिंटिंग प्रेस आपकी कोई और है, बाइंडर आपका कोई और है, क्योंकि ये सब स्कैटर्ड ही है, ऐसा एक जगह काम हो ये कम होता है। तो जब आप अलग अलग लोगों से डील करेंगे तो फिर अलग अलग ही वो पे करना पड़ेगा, उसमें तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि आपने कोई किताब छापी और आपको भी पसंद आई कि लेखक की ये रचना अच्छी है, तो अभी आपने बताया कि लेखक को ही प्रचार करना पड़ता है, लेखक अपने फेसबुक पर। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, नहीं, ये नहीं कहा कि लेखक को करना पड़ता है, लेखक को भी करना चाहिए। पाठक तो वही अपने तैयार करेगा ना, प्रकाशक उसके पाठक कैसे तैयार करेगा? वो तो वही खुद ही करेगा ना। उसको कौन लोग पढ़ना चाहते हैं, कौन लोग पसंद करते हैं, वही लोग उस पर ध्यान देंगे। या बहुत जो फेमस होते हैं राइटर, उनकी बात अलग हो जाती है, लेकिन जो आम लेखक, लेकिन प्रकाशक का पैसा लगा होता है, प्रकाशक भी तो कोशिश करता होगा कि करता है ना, क्यों नहीं करता? प्रकाशक तो करता ही है कोशिश, जगह जगह अपने विज्ञापन देता है प्रकाशक, पैसे खर्च करके वो भी देता है। पुस्तक मेले में अपना स्टॉल लेता है, वो भी तो एक तरह का विज्ञापन ही है ना। पुस्तक मेले में जितना खर्च होता है वो पता नहीं उसका वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो करता है, तो वो सारा जो है वो उसका विज्ञापन ही तो है। वो अमेज़न पे डालता है, वो जगह बार बार वो। आजकल हमें सोशल मीडिया का भी स्टेज मिला हुआ है, आप देखिए ज्यादातर प्रकाशकों के पेज भी होंगे, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारे तरीके तो विज्ञापन के ही तो है ना। प्रकाशक तो करता ही है, उसको तो बेचना है, अपना सामान करेगा वो, लेकिन उसमें बहुत अहम रोल होता है पाठक का, वो मैं कहना चाह रही हूँ। अब एक आखिरी सवाल और उसके बाद से हम यहाँ से विदा लेंगे कि पाठकों की संख्या इन जनरल दो तरह की बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं पाठक है नहीं, पाठक कम होते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाठकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर पुस्तक मेले में मैं चला गया तो वहां पर तो मूव करना ही बड़ा मुश्किल है कि इतनी भीड़ होती है पुस्तक मेले में, और लोग झोला झोला भर के किताबें ले जाते हैं। तो उससे तो ये लगता है कि पाठकों की संख्या बढ़ी है। आपकी क्या राय है? नहीं, बढ़ना घटना तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पाठक हैं, ऐसा नहीं है पाठक नहीं, पाठक हैं, लेकिन अपना अपना टेस्ट है सबका, कोई जो चीज पढ़ना पसंद करता है। फिर एक आज की जो जनरेशन है उनमें थोड़ा सा ये देखा गया है कि बच्चे वो इंग्लिश किताबें ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं हिंदी की अपेक्षा, ये थोड़ा सा देखा गया है। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाऊं आपको कि पुस्तक मेले में हमारी बच्चों की बहुत सारी किताबें रखी थी, मतलब छोटे से बच्चे की बात बता रही हूँ आपको, जो 8-10 साल की उम्र होगी, तो रखी थी। तो उसके मदर फादर आए, उन्होंने बोला कि बेटा देखो ये आपके मतलब की कहानियां हैं, इसमें कविताएं, बच्चों की किताब है, ये देख लो। तो उसने बड़ा मुंह सा बना के बोला मैं नहीं पढ़ता हिंदी किताब, मैं तो इंग्लिश पढ़ता। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप मेट्रो में जाएं, आप कहीं और जाएं, आप देखेंगे कि इतने मोटे मोटे
500 600 रुपए के होते हैं, वो पतले भी होते हैं लेकिन वो ज्यादा कीमत के होते हैं नॉवेल, और वो बैठे होते हैं लेके लोग मेट्रो में, एक स्टेटस सिंबल सा भी बन गया है। तो अपने अपने थोड़ी टेस्ट की भी बात होती है उसमें, लेकिन पाठक है, ऐसा नहीं है पाठक, मैं तो ये नहीं मानती कि पाठक है, बढ़ना घटना नहीं कह सकती, लेकिन है पाठक। कुछ ऑनलाइन भी पढ़ना पसंद करते हैं। ये नहीं, ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है, मैं तो देखता हूँ कि मैं कंफर्टेबल फील, कुछ के लिए मुश्किल है, कुछ के लिए नहीं भी है, दोनों ही तरह से है। अब आजकल तो वर्चुअल भी हो गया है ना, कहानियां सुनाने का भी एक शुरू हो गया है, तो उसपे भी लोग कान में वो लगा के बैठ गए और अपना सुनते रहे मोबाइल पे लगा के, तो ये भी तो एक तरह का पढ़ना ही हुआ ना, भले ही वो सुन के हुआ, रुचि तो हुई ना उसमें, तो है पाठक, मैं तो ऐसा नहीं कहती कि पाठक। हाँ, लेकिन ये आपने बात बहुत अच्छी कही, और मुझे भी एक बात याद आ गई कि मेरे बच्चे अक्सर मुझसे कहते रहते हैं कि आप इंग्लिश में लिखा करो, आप जो हिंदी लिखते हो वो हमारी समझ में आती ही नहीं है, बल्कि जबकि हमारी, आपने किताब देखी, हमारी तो बड़ी सिंपल सी भाषा होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपकी बड़ी कठिन हिंदी भाषा है, आप सिंपल में, और सिंपल आप करो, इंग्लिश में लिखो। तो अब ये तो है, अब इंग्लिश को ऐसा बना दिया गया है, वो बचपन से पढ़ाते हैं, हाँ बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं कि भाई आगे जॉब्स वगैरह में आसानी होती है आजकल बच्चों को। हमारे कोर्सेज सारे, आप मेडिकल का देख लें या कोई और IIT का देख लें, कोई भी कोर्स देख लें, लॉ का देख लें, सब इंग्लिश में है, हिंदी में तो कोई नहीं है, तो बच्चों को शुरू से इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो वो छोटेपन से ही बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है हिंदी पढ़ने। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो उनको समझ भी नहीं आती। अभी आप उनको कहें कि क ख ग सुनाएं किसी को, कोई नहीं सुना पाएगा, आ ही नहीं सुना पाएंगे, बड़े बड़े नहीं सुना पाएंगे। तो और फिर थोड़ा सा भी आपने एक भी क्लिष्ट वर्ड लिख दिया उसमें, जबकि हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है, हम बोलते हैं हिंदी, तब भी उनको इंटरेस्ट नहीं आता, उनको लगता है इंग्लिश में लिखेंगे। मेरे खुद बच्चे मुझे कहते हैं मम्मी इंग्लिश में लिखा करो, तो इंग्लिश में उनको लगता है कि बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे जल्दी, या ज्यादा किताबें बिकेंगी, या ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, तो उनको ऐसा लगता है, और ये वास्तविकता भी है। तो आजकल नकार देते हैं हिंदी को बच्चे, इंग्लिश ही ज्यादा पसंद। आजकल नई बात चर्चा में है कि रोमन में लिखा जाए तो किताबें ज्यादा बिकेंगी, जैसे वो आजकल SMS की जो भाषा होती है ना, व्हाट्सएप की भाषा जी, कि रोमन में लिख दिया, नमस्ते को NAMSTE लिख दिया, नमस्ते लिख दिया। नहीं नहीं, वो तो उसी में ही चलती हैं बस, व्हाट्सएप फेसबुक ऐसे पे ही चलती हैं, वो किताबों में नहीं चलती। किताबों में तो मैंने नहीं अभी तक सुना कि ऐसी भाषा चाहिए। इसमें बहस चल रही है, बहस चली है, काफी दिनों तक चली है, और मैं तो चूंकि इधर काफी लोगों के इंटरव्यू भी ले चुका हूँ, फिल्मी दुनिया के लोगों का भी इंटरव्यू मैंने लिया है, वहां तो पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो रोमन में ही लिख के दे देते हैं, क्योंकि वो हीरो हमारा हिंदी पढ़ ही नहीं पाता है। वो तो शॉर्ट हैंड जैसा हो गया फिर एक तरह से। शॉर्ट हैंड में ऐसे ही होता था कि लंबी वाक्य को आप छोटे से उसमें संक्षिप्त में लिख लेते थे, लेकिन किताबों में, प्रिंट मीडिया में तो अभी ऐसा नहीं चलेगा कि किताब आप पूरी इसमें लिख दें। नहीं, ये तो इसमें कोई तरह किताब किताब है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि किताब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। एक्चुअली मान लीजिए कि मेरे पास अगर मान लीजिए 3000 किताबें हैं, 4000 किताबें हैं, तो वो मेरे न रहने के बाद भी बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाती है। तो किताबें तो स्थायी होती हैं, और बाकी मीडिया जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया है या मान लीजिए डिजिटल मीडिया है, और अभी 2-4 दिन पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि किंडल में किताबें छपवा लीजिए। हमने कहा कि वो सब जो है वो स्थायी थे, मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता हूँ तो मैं कैसे मान लूँ कि और लोगों को भी बहुत सुविधा होती है। जी जी जी। तो नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बातचीत करके काफी कुछ मेरे समझ में आया, और हमारे दोस्तों को भी, मित्रों को भी काफी कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।